कोयल का मोबाइल तेरे पास कहां से आया? कोयल? मैं किसी कोयल को नहीं जानता साहब। तेरा मालिक मंदिर तो बोल रहा था कि इसके घर आती है और तू बोल रहा नहीं जानता। हो सकता है, लेकिन मुझे मोबाइल श्यामवीर ने दिया। कौन श्यामवीर? वो पास के 8 बंगले के माथुर साहब का ड्राइवर है। उसके पास कहां से आया? मुझे नहीं मालूम साहब, उसने दिया मैंने ले लिया। श्यामवीर को जानते हो? हाँ साहब, मेरा ही नाम श्यामवीर है। कोहली को जानते हो? हाँ साहब, F5 में मंदिर साहब का नौकर है वो। तुमने उसे कोई मोबाइल बेचा था क्या? मैंने नहीं बेचा, उसका फ़ोन आया था अल्मोड़ा से। बोला एक मोबाइल है उसका, अगर कभी कोई इंक्वायरी हो तो मुझे बोला बोलने को कि मैंने उसको बेचा है। जानता है कि नहीं जानता? नहीं साहब। अच्छा, तो फिर उस दिन पीसीओ से उसे फोन क्यों किया था? मुझे नहीं मालूम साहब। तो तेरे मालिक मंदिर से मिलती थी? पता नहीं। फोन करती थी? मुझे नहीं पता साहब। उसका फोन तेरे पास कैसे आया? रास्ते में पड़ा हुआ मिला। कौन से रास्ते में? मार्केट के रास्ते में। देख, सच सच बता दे कि माजरा क्या है, ये तो बहुत लंबा जाएगा, बता रहा हूँ तुझे। सब सच सच बता तो रहा हूँ साहब, और क्या बोलूँ? सर, मैं देखता हूँ। सर, बहुत उसे सच उगलवाया मैंने, लेकिन ऐसा कठिन आरोपी नहीं देखा। कुछ बोलता ही नहीं। ये मुंह खोल नहीं रहा है और ऊपर से फोन पे फोन आ रहा है। दिमाग की नसें फट रही हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फ्रेश होकर फिर आते हैं। सर, चलो। कुछ पता चला तुम्हारे बेटे राजा का? नहीं। और तुम्हारी बिटिया दीपा का? कुछ पता नहीं चला। पता नहीं, जमीन खा गई या आसमान में गल गए। देख भाई, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तो सुन मेरी बात, या तो जो कुछ भी हुआ है तू हमें सब कुछ सच सच बता दे, या फिर तेरी लाश निकलेगी यहाँ से। सोच ले, 5 मिनट है तेरे पास, क्योंकि हम तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ गया? अब तुझे क्या करना है तू देख ले, हम तो भाई हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। हाँ भाई, क्या सोचा? क्या बोला? कुछ नहीं बोल रहा सर। नहीं बोला? इंतजाम कर दो इसका। हाँ, कर दो। साहब, साहब, मैंने मारा कोयल को। मार दिया? बॉडी का? ठिकाने लगा दिए। किधर? बस फेंक आया। किधर फेंक कर आया? मालूम नहीं। देख, अब तू मजबूर कर रहा है। कैसे यकीन कर ले तेरी बात का? पर्स और दुपट्टा है। कहाँ पर? बंगले के पीछे। साहब यहाँ। यहाँ पे? हाँ साहब। कहाँ? वो दुपट्टा और उधर पर्स है। निकालो।
मारा क्यों? देख और भेजा मत खराब कर, नहीं तो। साहब बुलाते थे उसको, धंधे वाली थी, शाम को आती थी, सुबह चली जाती थी। फिर मुझे भी जच गई। मैंने उस रोज फोन किया और आने को बोला। आओ ना। क्यों रे? किस पार्टी के बारे में बात कर रहा था तू? अरे वो एक साहब है, मिलवाता हूँ मैं तुझे बाद में। पहले थोड़ा मुझे भी खुश कर दे। तू चल है। पैसे है ना? कितने? 500। 500 रुपए के लिए ना मैं अपने नाखून ना दिखाऊं। तू दूर बैठ के ना मुझे देख, मैं जा रही हूं। सुन तो, तू तो बुरा मान के देख देख मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था। पार्टी से तो मिल के जाना। तू बैठ ना इधर, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाता हूँ, आजा। बेकार में नाराज हो रही है, अक्सर तो आती रहती है इधर। आ बैठ, बुरा मान गई जरा सी बात का। अभी लेके आया मैं चाय। हाँ, $500 बोला मैंने, तो बोली 500 में तो मैं अपना नाखून भी नहीं दिखाऊंगी। मुझे खुंदक आ गई, मैंने मार डाला। फिर क्या? वो तो मर चुकी थी ना? हाँ, लेकिन मैंने कोशिश की। लाश के साथ? पुलिस ने तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए तोली की पत्नी से बातचीत की, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने इन हत्याओं का इल्जाम तोली के मालिक मंदेर पर डाल दिया। और अगर मंदेर साहब ने उससे ये सब कराया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो आदमी एक लाश के साथ संभोग कर सकता है वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान। क्या सोच रहे हैं सर? गौरव, हमारी गश्त भी इसी इलाके में और इसी इलाके से 24 बच्चे गायब हैं, खासकर लड़कियां। अगर ये सेक्स के लिए इतना पागल है तो हमेशा करता होगा और इसे कोई ना कोई चाहिए। मतलब ये कि अगर ये कोयल जैसी लड़की का ऐसा हाल कर सकता है तो बच्चे तो सॉफ्ट टारगेट है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारे के सारे मिसिंग बच्चे इसी की दरिंदगी का शिकार हुए? इनको जानते हो? ये जुम्पा है। मैं उस दिन गेट पे खड़ा था, वो भी वहां आई। मैंने उससे कहा नौकरी चाहिए और मेम साहब से मिलाने के बहाने में उसे अंदर ले गया। फिर पीछे से आया और आके उसका गला घोट दिया। फिर मैंने उसके साथ किया, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं उसे ऊपर ले गया, उसकी छाती और हाथ काट डाले। बॉडी का क्या किया? थोड़ा खाया। क्या खाया? हाँ, मैं खा लेता था और बाकी फेंक देता था। और बाकी बच्चे? ऐसे ही। और उनकी लाशें? वहीं है, घर के पास। पुलिस के सामने आज एक ऐसा मसला था जो उनके अनुभव और उनकी काबिलियत को चुनौती देने वाला था। एक ऐसा मामला जिसमें आने वाले वक्त में खुलने वाली परतें उनके बर्दाश्त करने और सहन करने की शक्ति का इम्तिहान लेने वाली थी। यहाँ है साहब, कचरे के नीचे। यहाँ खोदो खोदो। बच्चों की हड्डियां प्लास्टिक की थैली में फेंक दी? मालूम था साहब, बंद प्लास्टिक में बदबू कम आता है, इसलिए बंद। और बाकी की हड्डियां कहाँ हैं? पास में नाला है, उसमें फेंक दी।
साहब, इसी नाले में। नाले में ढूंढने के लिए आदमी बुलवा। चल, पीछे पीछे। अरे हरिया, वो बड़ी वाली कोठी में लाश मिली है। चल 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 चलो 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 जल्दी चलो। इस घिनौनी हरकत के पीछे घर के नौकर रविंदर तोली और घर के मालिक मोहिंदर मंदेर का हाथ बताया जा रहा है। देखा मम्मा, देखा ना आपने, अभी तक तो कोई सबूत मिला नहीं है और मीडिया ने पापा को दोषी भी करार दे दिया है। मैं जा रहा हूँ मम्मा। मेरा कोई कसूर नहीं है जी। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, किसने किया। मुझे तो इसकी भनक तक नहीं लगी। कैसे मान ले? तुम्हारे अपने घर में इतना बड़ा हत्याकांड रचा गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। मैं तो यहाँ बहुत कम ही रहता था, मुझे क्या पता ये सब कब हुआ। यहाँ 24 घंटे तो रविंदर ही रहता था। मैं तो यहाँ कभी कभी आया जाया करता था। मेरा यकीन मानिए, मुझे कोई अंदाजा नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा था तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं था? बिल्कुल नहीं जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको अपने घर पे इस वक्त क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? इसी तरह मेरी पीठ पीछे यहाँ कौन क्या कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। मैं आपको सब बात सच सच बता चुका हूँ सर। मंदिर साहब जब भी चंडीगढ़ से यहाँ आते हैं तो वो यहीं रहते हैं नीचे। तू कहाँ रहता है? मैं ऊपर। लाशें कहाँ काटता था? ऊपर। रास्ता बाहर से है। चल यहाँ। हाँ साहब चल। सोता है? जी साहब, मैं इधर ही सोता हूँ। लाशें किधर काटता? उधर। चल। इधर ये बाथरूम में? हाँ साहब, इसी बाथरूम में। नोएडा को भारत में न्यूज मीडिया का हब माना जाता है। यहाँ पर सभी बड़े न्यूज चैनल के ऑफिसेज हैं। उसके बिल्कुल पास ही निठारी में हुई ये घटना पहले तो इस सो कॉल्ड अलर्ट मीडिया की नजरों में नहीं आई बरसों तक, और जब आई तो सनसनीखेज खबर की ताक में बैठा मीडिया इसकी तरफ ऐसे लपका जैसे बरसात के इंतजार में सूखी धरती। लेकिन मीडिया ने भी खबर को खबर की तरह से नहीं बल्कि विचार विमर्श और कई तरह की अटकलों से निठारी हत्याकांड को एक ऐसा जामा पहनाया कि कानून और व्यवस्था का संतुलन टूट गया। पब्लिक बेकाबू हो गई। देखिए, अब तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष मिल चुके हैं। प्रारंभिक जांच से लगता है कि ये ज्यादातर बॉडीज बच्चों की हैं। ये किन लोगों की बॉडी है सर?
ये हम फॉरेंसिक जांच के बाद ही बता पाएंगे। सर सुनने में आया है कि घर के नौकर का भी इसमें कुछ हाथ है। देखिए फिलहाल जांच चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते। सर आपको क्या लगता है घर के मालिक का भी इसमें कोई रोल है? जैसा मैंने आपको कहा कि इस वक्त जांच चल रही है, जैसी कोई जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू। सर कुछ सवाल और। सर नोएडा के इस घर से अभी तक 17 से 18 बॉडीज के अवशेष बरामद हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में लापता हुए बच्चों, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी, ये अवशेष उन्हीं के बताए जा रहे हैं। तो जैसा नौकर वैसा ही मालिक, एक ही रट लगा रखी है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है, नौकर झूठ बोल रहा है। सब ऐसे 10 दिनों का रिमांड मिला है, मंदिर से सच उगलवा लेंगे। ठीक, लेट्स गो। सर आप समझ लीजिए कि पापा के एब्सेंस में तोली घर का मालिक ही था। वो घर में ऊपर रहता था और उसके आने जाने का रास्ता भी अलग था। अब आप बताइए कि पापा को कैसे पता चलेगा कि तोली ऊपर क्या कर रहा है, ना उनके रहते और ना उनके एब्सेंस में, क्योंकि ऊपर कोई आता जाता था ही नहीं। सर मतलब तुम ये कह रहे हो कि इतने सारे मर्डर हो गए और तुम्हारे पापा को भनक तक नहीं लगी? अच्छा सा वकील कर लो अपने पापा के लिए, क्योंकि वो बचने वाले तो नहीं है। सर प्लीज आप एक बार देखो ना मेरे पापा का। तेरा बाप गुनहगार है, तेरे बाप का केस कोई नहीं। सर उन्होंने नहीं किया। सर एक सर पापा मेरे इनोसेंट है सर उन्होंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। आप एक बार ये पेपर पढ़ो तो सही। क्यों पढ़ा है अपने बाप को बचाने के चक्कर में? भुगतने दे उसको अपने कर्मों की सजा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया ने उन्हें फ्रेम कर रखा है सर। उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर। मेरे 25 साल के तजुर्बे में आज तक किसी आरोपी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं गुनहगार हूँ। निकल यहाँ से। जसविंदर सब खत्म हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। पापा आपको भरोसा है ना मुझ पर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा पापा, लेकिन बस आप हिम्मत रखें। यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं मुझे। यहाँ बात बात में गालियाँ देते हैं, मारपीट भी करते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, रतन लगा हुआ है एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। डोंट वरी, आप बहुत जल्दी बाहर आओगे। आप भरोसा तो रखो, कोई ना कोई वकील हमें बहुत अच्छा मिल ही जाएगा। क्या कहा आपके पापा ने? My father is innocent। लेकिन सारे सबूत तो उनके ही खिलाफ हैं। कुछ नहीं किया लेकिन उन्होंने, लेकिन मैं उनको यहाँ से निकाल कर रहूंगा। बेगुनाह है वो। लेकिन कितने परिवार वालों ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं? भला ऐसे कैसे बच सकते हैं वो? प्लीज यार जाने दीजिए हमें। नहीं सर, कुछ तो बोलिए सर, ऐसा कैसे जा सकते हैं? सर कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये रविंद्र अपने मालिक के डर या वफादारी से झूठ बोल रहा है या फिर सच? वो अकेले ही गुनहगार है या फिर दोनों शामिल है, या फिर कोई कम कोई ज्यादा? सर हमारे हाथ सच्चाई तो लगी है लेकिन अभी भी अधूरी है। सही कह रहे हो गौरव, सच्चाई हमारे हाथ लगी है लेकिन अधूरी, और इसीलिए पूरी सच्चाई को खोज निकालने के लिए दोनों के नार्को टेस्ट की मंजूरी मिल गई। अहमदाबाद चलने की तैयारी करो। कभी कभी सच झूठ का नकाब पहन कर आता है और झूठ सच का। ऐसे में सच तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बेटा बाप को बचाने की जद्दोजहद में जुटा था, पर क्या वाकई में बाप निर्दोष था? कम से कम मंदेर ने प्रोस्टिट्यूशन की बात तो खुद ही कबूली थी, लेकिन एक ही घर में वर्षों से हत्याओं का सिलसिला चल रहा था और तोली के मालिक को इस बात की भनक तक नहीं थी। इस बात को हजम करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन कानून अटकलों के आधार पर अपना काम नहीं करता। उसे सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है। सबूत तो थे लेकिन गवाही नहीं थी। दोनों ही आरोपी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे, इसलिए पुलिस को अपना रवैया सख्त करना पड़ा। तुमने सब बच्चियों का किया? हाँ। शुरुआत से बताओ। पहले मैंने एक मारा। क्या उम्र थी उसकी? 8 बरस की थी। उसके बाद? हाँ, दीपा। उसकी क्या उम्र थी? 10। क्या लगता है आपको, दिमाग ठीक है इसका? सब पागल है ना, साइकोटिक। सिर्फ फैंटेसाइजिंग, कल्पना।
इससे कुछ नहीं होता। कोशिश करता था, पहले जहाँ काम करता था वो, उधर उसे कोई चांस नहीं मिला। मंदिर के पास लड़की आती थी, उसको ये अच्छा नहीं लगता था। उसने ये सब किया क्यों? उसका कहना ये है कि उसे कोई सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई देती थी, हंसती थी उस पर, बोलती थी मार काट खा। किल, कट, ईट। सर मुझे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लग रहा है। बच्चों का मांस भी इसी ने खाया? जी, अपने पूरे करियर में ऐसा घिनौना केस नहीं देखा कभी। अच्छा, अपने मालिक के बारे में उसने कुछ बताया? क्या इस सब में उसका भी हाथ है? नहीं। सर, ये पापा की फाइल। जानता हूँ, देखा है टीवी पे। अब बेकार आए हो इधर, आपका केस कोई नहीं लेगा। सर एक बार आप फाइल तो देखिए सर प्लीज। ये देखिए सर, जब जब मर्डर हुआ पापा वहाँ थे ही नहीं सर। ये उनके कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर, और ये उनकी लोकेशन। सर बिना सच्चाई जाने तो कोर्ट भी फैसला नहीं लेता सर। आप एक बार फाइल तो चेक कीजिए। लो, बैठिए। इसके हिसाब से आपके पापा का केस बनता है। हाँ, मीडिया में बवाल है कि रविंदर तो एक मोहरा था, सारा खेल तो आपके पापा खेल रहे थे। केस तो बतेरे होंगे उन पे, पर आप किस सिलसिले में आए हो? अब सर आप ही देख लीजिए, जुम्पा खलदार का मामला पुलिस ने नहीं, कोर्ट ने सम्मन किया है, और अभी हम तो अक्यूज है ही नहीं सर। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सर। 2 साल गुजर चुके थे और किसी भी अभियुक्त को सजा नहीं हुई, इसलिए लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा था और मामले की नजाकत को देखते हुए केस सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सर, ये केस से रिलेटेड सारी फाइल्स और सील्ड एविडेंस, बाकी सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फाइल्स शर्मा जी को ऑलरेडी दे दी। थैंक यू ऑफिसर। सर, यहीं पर कचरे के ढेर में थैलियों के अंदर हड्डियां पड़ी हुई थी। सर, मंदिर के बेटे रतन ने ये एविडेंस भेजे हैं सर। इसके मुताबिक वारदात के टाइम पे मंदिर यहाँ निठारी पे था ही नहीं। शर्मा, तुम एक काम करो, हर विक्टिम के घर जाओ और कुछ ऐसी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो जो पहले हमारे रिकॉर्ड में ना हो। ये सारे विक्टिम मजदूर लोग हैं जो काम के लिए घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, तभी मुजरिम अपना काम करे। यस सर, माँ बाप अपने काम धंधे में रह गए, अपने बच्चों के लिए उनकी गफलत ने जुर्म का एक नया बीज बो दिया। शर्मा, एक काम करो, तुम सबके माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाओ। आई नो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। सबसे बात करो और सबको यकीन दिलाओ कि कानून अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा है। कानून की नजरों में सब एक है, सबको इंसाफ मिलेगा। सर, यस सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? सीबीआई वालों का फोन था, वो मरे हुए बच्चों का रिपोर्ट बताने वाले हैं। अब बैठ इधर, तू टेंशन मत ले, इस रिपोर्ट में अपने बच्चे राजा का नाम नहीं है, कुछ नहीं होगा अपने बेटे को। मैं जा रहा हूँ, सर से मिल के आता हूँ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है?
जिन जिन बच्चों की हड्डियां और जो भी बचे कुचे अंग मिले थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। जिन जिन बच्चों की हड्डियां और जो भी बचे कुचे अंग मिले थे उनकी डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है। और आप लोगों से ब्लड सैंपल जो लिया था उसके आधार पर अब पता चल जाएगा किन किन बच्चों की हत्या हो चुकी है। उनके नाम है जुम्पा खलदार, झुम्पा खालदार। इस मामले में चार्जेस जघन्य नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिक एक्ट यानी अनैतिक देह व्यापार और हार्बरिंग, मतलब अपने काम निकालने के लिए किसी और को उकसाना। चांस तो बनता है आपके पिताजी की रिहाई का। आ गया कमीना, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे हटिए ना, जगह तो दीजिए। अरे जब तक फांसी नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। जब जब इस कोर्ट में वापस आएगा तब भी हम ऐसे ही मारेंगे इसे। घटना के रोज यानी 12 मई 2006 को मेरे क्लाइंट मिस्टर मंदिर तो निठारी में थे ही नहीं। ये हो इनकी मोबाइल लोकेशंस, आप खुद ही देख लीजिए। आदमी की लोकेशन में और फोन लोकेशन में अंतर होता है। बच्ची को किस दिन मारा और कितने दिन कैद में रखा कौन जानता है। योर ऑनर, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि बच्चों की हत्या एग्जैक्टली कब हुई थी। मिस्टर मंदिर तो निठारी में रहते ही नहीं थे, बस आना जाना लगा रहता था। इनका घर परिवार चंडीगढ़ में और कारोबार दिल्ली में, और ना जाने कहां इनके हजारों क्लाइंट्स। इसीलिए ऑनर, अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने निठारी जैसी बस्ती को चुना। गरीब और परदेश से आए हुए बेसहारा लोगों को टारगेट किया। हर मोड़ पे गरीबों को धुतकार मिली है। इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। इन्हें पता था कि उन गरीबों के आगे पीछे कोई नहीं है। योर ऑनर, रविंद्र तोली ने हत्या किया है और इंसान का मांस खाया है, और ये सब उसने मिस्टर मंदिर के कहने पर किया है। मैडम, हमारे सीबीआई ऑफिसर की टीम वहां मौके वारदात पे गई थी। उन्हें वहां जो सबूत मिले हैं उनके बारे में सीबीआई ऑफिसर अमित बैल आपको बताएंगे। मिलॉर्ड, जब दोबारा उस घर के कोने कोने को छाना गया तो हमें पोर्नोग्राफी मटेरियल, सीडी और कॉल गर्ल्स के नंबर्स और उनकी डिटेल पता चली, जो माननीय अदालत में हम जमा करा चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये सारी दलीलें बेबुनियाद है। किसी घर में ऐसे चीजों का पाया जाना यह साबित नहीं करता कि वो ऐसे संगीन अपराध का मुजरिम है। ये सारी चीजें तो किसी भी घर में मिल सकती है। लेकिन कोई भी आदमी घरों में लड़कियां नहीं लाता। इस बात के कई गवाह पेश किए जा चुके हैं। खुद मोहिंदर सिंह मंदिर का साइन किया हुआ कन्फेशन है। योर ऑनर, पुलिस ने मिस्टर मंदिर से पूरे कागज पर दस्तखत लिए हैं। इन्होंने अपने होशो हवास में जानते बूझते किसी गुनाह को कबूल नहीं किया है। आप खुद ही देख लीजिए। सीबीआई ने भी पुलिस के उन दस्तावेजों का संज्ञान नहीं लिया है। योर ऑनर, उन कागजों को इकबाल जुर्म नहीं माना जा सकता। इस मनोवृत्ति का आदमी क्यों ये सब अपराध नहीं कर सकता? योर ऑनर, सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि मोहिंदर सिंह मंदिर अपराधी है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू मैम। मैं डिफेंस की ओर से दी गई दलीलों से संतुष्ट नहीं हूँ। ये कोर्ट मिस्टर मोहिंदर सिंह मंडेर पे आईपीसी धारा 302 और 120 बी के तहत और एब्डक्शन के मामले में केस चलाने के ऑर्डर्स देती है। अदालत ये मानने से भी इनकार करती है कि इनके घर में इतने सारे कत्ल हुए और इन्हें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है कि इनके घर में इतनी वारदातें हुई और इस बात का इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। जुम्पा खलदर की हत्या वाले दिन मिस्टर मंदिर वारदात की जगह पर मौजूद थे, ये साबित हो चुका है। फिलहाल ये लड़ाई गुनाह और बेगुनाही की नहीं, बल्कि सच और झूठ की और डिफेंस और प्रोसिक्यूशन की जरा की रह गई थी। कुल 13 मामले थे जिनकी सीबीआई जांच कर रही थी, और कुल मिलाकर ये मामले 40 के करीब थे। मैडम, रविंद्र तोली का रिकॉर्डेड कन्फेशन है हमारे पास। मैं उसे चलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। धन्यवाद।
के मार देता था, अपना मन पूरा कर लेता था, फिर काट लेता था, धोके खा लेता। योर ऑनर, माननीय अदालत से हमें पूरे इंसाफ की उम्मीद है। तमाम गवाहों, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और अन्य साक्ष्यों को जांचने के बाद यह अदालत कन्विक्ट 271 रविंद्र टोली और कन्विक्ट 529 मोहिंदर सिंह मंदेर को झुम्पा खलदर की हत्या और के जुर्म में आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार मानती है। इस संबंध में कोर्ट अगले मंगलवार को सजा मुकर्रर करेगी। एक अमीर आदमी को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं ये लोग, फिर चाहे वो गुनहगार हो या नहीं। और आप मीडिया वालों को क्या चाहिए? आप लोगों के लिए तो न्यूज़ बनती है, क्यों? लेकिन मैं अपने पापा का आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगा, लड़ूंगा उनके लिए, क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है हमारे साथ। रतन 2 मिनट सर, बात तो करने दीजिए। हाँ कर लेना, 2 मिनट बात तो कर लेने दो। इंटरव्यू तो बनता है सर। बनता है भाई, सांस तो लेने दे। हाँ भाई सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है कोर्ट तुम्हारे पापा को मौत की सजा देने वाली है। अब एक ही रास्ता है, देने दो कोर्ट को मौत की सजा। इसके खिलाफ मत जाओ, बाद में हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। उससे क्या होगा? देखो, डेथ सेंटेंस के खिलाफ अपील जल्दी आती है, उम्र कैद में 20-20 साल लग जाते हैं। नो रिहाई नो बेल। बोलो क्या कहते हो? यह अदालत रविंद्र टोली और मोहिंदर सिंह मंदेर को आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी करार देती है और मौत की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। भगवान बहुत अच्छा किया, इस पापी को सजा मिल गई। आज के बाद अमीर और गरीब सबके बच्चे बच जाएंगे। सच सामने आ गया था, गुनहगारों को सजा मिल चुकी थी, लेकिन रास्ता अभी और भी तय करना था। कई परिवारों को न्याय का इंतजार था और इसके अलावा अपराधी अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें करने वाले थे। झुम्पा खलदर को न्याय मिल चुका था, लेकिन दीपा की मां अब भी न्याय के लिए अपना सर पटक रही थी। साहब, मेरी बेटी दीपा को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, भरोसा रखिए, माननीय अदालत पूरा इंसाफ करेगी। साहब मेरी बेटी को भी इंसाफ दिलाओ। आप भरोसा रखिए, उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे थे। इंसाफ की तरफ उम्मीद भरी नजरें बढ़ती जा रही थी। सीबीआई की एक टीम ने बाकी केसेस के सबूत भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। छोटी से छोटी जानकारी को भी बटोरा जा रहा था। इतने बड़े और घिनौने जुर्म का पर्दाफाश हुआ था। लोगों को जुर्म के तरीके पर हैरानी थी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाओं तक किसी को नहीं बख्शा गया था। ऐसे वाकयात भारत देश में कम ही सुनने को मिलते हैं। मीडिया ने भी इस केस को जमकर माइलेज दी। आखिरकार इस ऐतिहासिक केस की ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आ ही गई। दीपालाल हत्या और केस में ये अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र टोली को सजाए मौत का पात्र मानती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। कोयल हरिलाल केस में ये अदालत मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र टोली को कसूरवार ठहराते हुए सजाए मौत देती है। रतन भाई, ये हाई कोर्ट में अपील लगानी पड़ेगी। एक तूफान शांत हुआ, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। मोहिंदर सिंह मंदेर और रविंद्र टोली के वकीलों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मोहिंदर सिंह मंदेर के वकील द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर मोहिंदर सिंह मंदेर के वारदात वाले दिन अलग अलग जगह पर होने के कारण हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी
लेकिन रविंद्र तोली की सजा को बरकरार रखा। तो क्या कहेंगे आप? हमारे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, ये कोर्ट का फैसला गलत है। कोर्ट ने उसे रिहा करके बहुत गलत किया। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अरे रतन भाई, अभी तो सिर्फ झुम्पा खालदार मामले में बरी हुए आपके पापा। अभी भी 18 केसेस और है, रास्ता लंबा है। बेटे का बाप को छुड़वाने का प्रयास एक केस में तो सफल हो गया था, लेकिन क्या यह सत्य की विजय थी या फिर झूठ की कोई चाल? फिलहाल यह कहना मुश्किल था। लेकिन विक्टिम्स के परिवारजन फिलहाल इस जजमेंट से बेहद नाराज थे, हर्ट थे। पर 20 जुलाई 2014 को एक ऐसी खबर आई जिसने दुखती रगों पर मलहम का काम किया। विक्टिम्स के परिवार वालों का न्याय पर यकीन एक बार फिर से पुख्ता हो गया। रविंद्र, क्या हुआ वकील साहब? राष्ट्रपति जी ने मेरी दया याचिका रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर दी? फिर क्या? मौत की सजा। रविंद्र, तुम्हारी फांसी टल गई है 6 दिनों के लिए। 6 दिन के लिए? तुम्हारी फांसी पर स्टे लग गया है 1 दिसंबर तक। पर फांसी तो फिर भी होगी ना? पापा की गल है? नीचे पुलिस आई है। पुलिस? क्यों? कह रहे हैं कि आपकी बेल खारिज हो गई है और रिंकी सिंह के केस की तारीख लग गई है। अब नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। आपके बेटे राजा का डीएनए आपके ब्लड से मैच हो गया। माँ बाप के लिए अपने बच्चे की मौत से बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। कानून की पेचीदगियों के साथ लाख आंख मिचोली खेलने के बावजूद मंदेर और कोली को उनके किए की सजा मिल ही गई। इस केस में एक वो वक्त भी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर एक के बाद एक केसेस में मौत की सजा मिलने के कारण मंदेर और तोली के अपराधों का मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर के दायरे में जा पहुंचा। आखिर 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने तोली की मौत की सजा को कायम रखा और मंदेर भी आज मौत की सजा के साए में जी रहा। 2017 में उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर से दोनों ही अपराधियों को दोषी मानते हुए एक और केस में फांसी की सजा सुनाई। 8 मामलों में अब भी आखिरी फैसला आना बाकी है। कई परिवार अपने बच्चों के संबंध में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो मारे जा चुके हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है और जिनके परिवारजन अपने आप को न्याय से वंचित महसूस करते हैं। इस मामले की जघन्यता और क्रूरता के कारण और जबरदस्त सेंसेशनलिज्म की वजह से इसके तथ्यों और सच के साथ काफी खिलवाड़ हुआ। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये मामला जल्द ही अपने फैसले पर पहुंच जाता। वासना और दरिंदगी के मार्ग पर चलकर आज तक कोई नहीं बचा है, किसी का उद्धार नहीं हुआ। इनफैक्ट जो उस राह पर चला है उसका विनाश हुआ है, फिर चाहे वो कंस हो, रावण हो, तोली हो या मंदेर। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।